हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बैटलशिप आइलैंड। कहानी की शुरुआत में हम एक एक्सप्लेनेशन सुनते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसके बाद हम हाशिमा नाम के आइलैंड पर कोयले की खदान को देखते हैं जिस पर जापानियों ने कब्जा कर रखा था और यहाँ कोरियंस को बंदी बनाकर जानवरों की तरह काम कराया जाता था। साथ ही में इस आइलैंड को जापानीज सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ था, जिस वजह से कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता था। जापानीज सोल्जर्स कोरियंस पर बहुत अत्याचार किया करते थे। एक दिन जापानीज सुपरवाइजर छोटे से एक बच्चे को एक बहुत ही संकरी सी जगह पर जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ किसी बड़े व्यक्ति का जा पाना नामुमकिन था। मगर जैसे ही वो छोटा बच्चा अंदर जाता है वैसे ही थोड़ी देर में माइन के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण अंदर गया बच्चा वही मलबे के नीचे दबकर मारा जाता है। ये देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं। बच्चे की डेड बॉडी को उसकी फैमिली को सौंप दिया जाता है जो इसी माइन में काम किया करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमको युन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे कोरियंस अपना लीडर मानते थे। युन के सामने 3 कोरियन बच्चे बैठे हुए थे जिन्हें वो इस आइलैंड से भगाने की प्लानिंग कर रहा था ताकि वो बाहर जाकर किसी को मदद के लिए ला सके। तीनों लड़के युन की बात मानकर और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए आइलैंड से भागने की कोशिश करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक बच्चे को जापानीज सोल्जर देख लेता है और उसको वहीं शूट करके मार दिया जाता है। बाकी 2 बच्चे अपनी जान को बचाकर जैसे तैसे पानी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जापानीज सोल्जर्स की पेट्रोलिंग बोट उनको भी देख लेती है और उनको भी मार दिया जाता है। अब यहाँ से सीन बदलकर कोरिया में हो रही एक पार्टी को दिखाया जाता है। पार्टी में ली और उसकी बेटी सोही जो अपने डैड के साथ काम करती है, दोनों मिलकर अपना नाच गाना कर रहे होते हैं। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय होता है। ये पार्टी युद्ध में जा रहे सभी सोल्जर्स के लिए उनके सम्मान में रखी गई थी, मगर ली और उसकी बेटी अब ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते थे क्योंकि ली ने सेक्शन चीफ की बीवी के साथ मस्ती कर दी थी और सेक्शन चीफ अपने लोगों के साथ उसको पकड़ने आ रहा था। ली भागकर अपने दोस्त सुजियामा के यहाँ पर चला जाता है और उससे सेना में भर्ती कराने की विनती करता है। इसके लिए वो कुछ पैसे भी ऑफर करता है। ली का बचपन से ही सपना था अपने देश के लिए कुछ करने का, इसीलिए वो सेना में जाकर देश की रक्षा करना चाहता था। ली का दोस्त उसकी फीलिंग को समझकर उसको सेना में भेजने का इंतजाम करता है। आखिरकार 12 सितंबर 1945 का वो दिन आता है जिस दिन शिप को इन सभी लोगों को लेकर हाशिमा आइलैंड के लिए निकलना था। ली अपने बैंड क्रू के साथ शिप में बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ और भी लोगों को लाकर भर दिया जाता है। इनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन्हें जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया हो। खैर थोड़ी देर बाद शिप एक जगह रुकती है। ली अपने दोस्त सुजियामा का लेटर दिखाते हुए सोल्जर्स को बोलता है कि मुझको तुम्हारे लीडर से बात करनी है, जिस बात को सुनकर वो सोल्जर एक क्रीपी स्माइल देता है और उसको ले जाने के लिए कहता है। बट उसी समय ली की नजर सुजियामा के दिए हुए अनगिनत लेटर्स पर पड़ जाती है, जिनको देखकर ली समझ जाता है कि उसके साथ साथ इन सभी के साथ धोखा हुआ है। जब तक ली इसको लेकर कुछ और करता तब तक वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ट्रेन में भरकर हाशिमा आइलैंड के लिए रवाना कर दिया जाता है। आइलैंड पर पहुंचते ही जापानीज सोल्जर्स ट्रेन में आए सभी लोगों पर टूट पड़ते हैं और उनको पीटना चालू कर देते हैं। ट्रेन से उतारकर सभी लोगों को अलग कर दिया जाता है, यानी महिलाएं अलग और पुरुष अलग। साथ ही महिलाओं को एक बोट में बैठाकर सबसे दूर ले जाया जाता है। बाकी बचे सभी पुरुषों को एक जगह लाकर उनसे उनका सामान छीन लिया जाता है। इतने में कंपनी का जूनियर ऑफिसर यामाडा आ जाता है और इनकी हरकत को देखकर वो ली को उसके ग्रुप के साथ जापानीज नेशनल सॉन्ग गाने को कहता है। ली अपने बैंड के साथ जापान का नेशनल सॉन्ग गा ही रहा होता है कि इतने में कंपनी का मैनेजर शिमाजाकी आकर सभी का स्वागत करता है। शिमाजाकी सभी को बताता है कि आज से आप लोग हमारे लिए काम करेंगे। थोड़ी देर बाद सभी को सैनिटाइज करके चेकअप के लिए भेज दिया जाता है, जहां सभी का चेकअप किया जाता है कि कहीं किसी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। चेकअप कंप्लीट होने के बाद सभी को एक लिस्ट थमा दी जाती है जिस पर इनके खाने पीने से लेकर बाकी सारे तमाम खर्चे लिखे हुए थे, जिनका भार अब ये कंपनी उठाने वाली है, वो भी इनकी पगार से। और अगर कोई इससे ज्यादा खर्चा करता है तो उसके अगले महीने की पगार भी काट ली जाएगी। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जापानियों ने कोरियंस को अपना गुलाम बना लिया था।
ऑन द अदर हैंड महिलाओं को कंफर्ट जोन में रखा गया है जिनका काम जापानीज को एंटरटेन करने का है। वहीं पर हम दो औरतों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक औरत कह रही थी चाहे जो हो जाए लेकिन यहाँ प्रेग्नेंट मत होना, क्योंकि पिछली बार जो लेडी प्रेग्नेंट हुई थी इन लोगों ने उसका पेट काटकर बच्चे को फेंक दिया था। इधर पगार से पैसे कटने के बाद भी मजदूरों को कीड़े मकोड़े वाला खाना दिया जा रहा था। खाना खत्म होने के बाद इन सभी को माइन में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। माइन में एक जापानीज सोल्जर कोरियन पर बहुत जुल्म कर रहा था, जिसको देख चोई, जो कोरिया में एक छोटा मोटा गैंगस्टर था, सुपरवाइजर से दो दो हाथ करने की बात करता है। एंड एट द सेम टाइम यमाडा भी यहाँ पर आ जाता है और चोई सुपरवाइजर को हराने के बाद इन मजदूरों का लीडर बनने का ऑफर देता है। चोई एक बार में ही सुपरवाइजर को उठाकर बाहर फेंक देता है और शर्त के मुताबिक वो मजदूरों का लीडर बन जाता है। हालांकि एक लड़का बोलता है कि ये जापानी है जो हमारे बीच में लड़ाई कराना चाहता है, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुनता। दूसरी ओर शिमाजाकी खाना खा रहा होता है, जहाँ पर सोही भी मौजूद होती है। सीनियर ऑफिसर अपने सुपरवाइजर को एक म्यूजिक बनाने को कहता है, जिसको सुनने की बेटी सोही जोर जोर से चिल्लाते हुए बताती है कि ये मेरे पापा का सॉन्ग है, मगर लैंग्वेज बैरियर की वजह से शिमाजाकी उसकी बातों को नहीं समझ पाता। वहीं बगल में बैठी एक लड़की उसकी बातों को ट्रांसलेट करके शिमाजाकी को बताती है। ये सुन वो काफी खुश होता है और तुरंत ली और उसके बैंड को बुला लेता है, क्योंकि वो अब आने वाले सभी फंक्शंस में उससे गवाने वाले थे। यहाँ से सीन बदलकर हमें कोरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोरियन लिबरेशन कंपनी पार्क नाम के एक आदमी को युन को बचाने का काम सौंपती है। दरअसल युन ने कोरिया की आजादी के लिए काफी संघर्ष किया था, मगर पिछले 2 साल से वो जापानीज के कब्जे में है। इसीलिए पार्क ऑफर को मानते हुए हाशिमा आइलैंड पर मजदूर बनकर रहने लगता है। दूसरी ओर सीनियर ऑफिसर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां ली और उसकी बेटी अपनी परफॉर्मेंस से सबको एंटरटेन करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड खदान में अनफॉर्चुनेटली ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से कोयले से भरी एक ट्रॉली नीचे आकर गिरती है, जिसकी चपेट में आकर कई सारे वर्कर्स मारे जाते हैं। जब ये खबर शिमाजाकी को मिलती है तो वो खदान नंबर 2 को बंद करने का फैसला लेता है, मगर तभी उसको पता चलता है कि युन भी उसी खदान में है। अगर उसको नहीं निकाला गया तो कोरियंस हड़ताल कर देंगे, इसीलिए शिमाजाकी तुरंत उसको निकालने के ऑर्डर्स देता है। सोल्जर्स की लाख कोशिशों के बाद भी वो नाकामयाब रहते हैं, लेकिन वर्कर्स एक डायनामाइट की सहायता से ब्लास्ट करके वहां से निकल आते हैं। थोड़ी ही देर में कोरियंस का एकमात्र लीडर युन जख्मी हालत में कोरियंस के सामने आता है, जिसको जिंदा देखकर सभी वर्कर्स काफी खुश होते हैं। इन वर्कर्स के बीच में ही पार्क भी होता है, जो मौका मिलते ही युन से मिलता है। वो उसको बताता है कि मुझको तुमको यहाँ से निकालने के लिए भेजा गया है, लेकिन कोरियन शिप बुलाने के लिए मुझको टेलीग्राफ चाहिए। पार्क की बात सुन युन टेलीग्राफ की खोज चालू कर देता है, मगर पार्क को पता था कि ये काम सिर्फ ली ही कर सकता है। इसलिए वो ली को गार्ड के रूम की चाबी लाने को कहता है, क्योंकि उसको टेलीग्राफ सिर्फ वहीं पर मिल सकता था। मगर ली उससे सवाल पूछता है कि तुमको ये चाबी क्यों चाहिए, जिस पर पार्क उसको सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुन ली खुद को और सोही को यहाँ से साथ निकालने की शर्त रखता है। शर्त मानते ही ली कमरे की चाबी चुराकर नकली चाबी का इंतजाम कर देता है, जिसके थ्रू पार्क केबिन में आकर कोरियन आर्मी को इन्फॉर्म कर देता है। अब मौका पाकर पार्क तिजोरी को चेक करता है, जहाँ पर उसको कई सारे कोरियन अकाउंट्स की डिटेल मिलती है, जो बहुत शॉकिंग थी। इसी बीच दुश्मनों के बॉम्बर प्लेन्स आइलैंड के ऊपर से होकर गुजरने लगते हैं, जिसको देख सभी लोग अपने घर की लाइट बंद कर बंकर्स में छुप जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर पार्क युन को खुफिया जगह ले आता है। पार्क उससे कहता है कि मुझको सब पता चल गया है, यहाँ जितने भी कोरियंस की मौत या कोई हादसा होता है उसका आधा मुआवजा तुम्हें और आधा शिमाजाकी को मिलता है। अब ये बात सुनकर युन हैरान रह जाता है कि पार्क को ये सारी बातें कहाँ से पता चली, मगर खुद को बचाने के लिए वो झूठ बोलना चालू कर देता है कि उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ठीक उसी जगह ली और सोही भी छुपे हुए थे, जो इनकी सारी बातें सुन लेते हैं। सडनली दुश्मनों द्वारा हाशिमा पर जोरदार हमला किया जाता है, जिससे शिमाजाकी घायल हो जाता है और जापानीज खुद को बंकर्स में बंद करके कोरियंस को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। युन भी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसकी चुन नाम का एक आदमी मदद करता है, लेकिन युन उसको भी गोली मार देता है, क्योंकि उसने भी वो अकाउंट्स देख लिए थे और हर क्राइम की तरह इस क्राइम को ली और उसकी बेटी भी देख लेते हैं। वहीं यमाडा को उसके सीनियर का कॉल आता है, जो उसको बताता है कि हिटलर मारा जा चुका है और हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरा दिया गया है। यमाडा अपने सीनियर को बताता है कि शिमाजाकी अभी घायल है,
जिस पर सीनियर ऑफिसर शिमाजाकी को मारकर यामाडा को मैनेजर बनने को कहता है। यामाडा मौके का फायदा उठाते हुए उसकी रही बची सांसों को भी छीन लेता है। अगले दिन जापानियों का धरना प्रदर्शन चल रहा होता है और उनकी मांग थी कि कोरियंस को यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि एक कोरियन ने एक छोटी सी जापानीज बच्ची से जबरदस्ती करके उसको मार डाला था, जो कि सच नहीं था, बल्कि असलियत में सुपरवाइजर ने बच्ची के साथ ये सब किया था। मगर इसका इल्जाम चोई के ऊपर डाल दिया जाता है और बिना सच्चाई जाने चोई को गिरफ्त में ले लिया जाता है। जबकि दूसरी ओर यामाडा ऑफर देते हुए युन को कहता है कि वो अगर कोरियंस की मौत से कमाए पैसों में से आधा उसके नाम कर दे तो वो उसको यहाँ से जाने देगा, जबकि यहाँ पर मैं कोरियंस को मारता रहूंगा। युन उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है, मगर एक बार फिर से घटना को ली और सोही सुन लेते हैं। इसीलिए जब युन बाकी कोरियन मजदूरों को अच्छे खाने और ज्यादा मजदूरी का पाठ पढ़ा रहा होता है, तभी सडनली पार्क वहां कर सबको सच्चाई बता देता है। ली भी युन के अकाउंट के बारे में सबको बताता है। साथ ही ली की बेटी भी चुन के मर्डर के बारे में बता देती है। इसीलिए सब लोग युन के खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए पार्क भी उसको वहीं पर मार डालता है। साथ ही चोई को आजाद करा लिया जाता है। पार्क सभी को यहाँ से भागने की प्लानिंग बताते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ से कोयला ले जाने वाली शिप में निकलेंगे। इसीलिए सभी तैयारी के लिए बॉम्ब और डायनामाइट बनाने लगते हैं ताकि मुसीबत में उनका इस्तेमाल किया जा सके। अगले दिन शिप में कोयला ले जाने वाली बेल्ट की मदद से सभी लोग शिप पर जाने लगते हैं, मगर जापानीज सोल्जर वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें ली भटकाता है और पार्क मार डालता है। माइन से आ रही आवाजों से यामाडा समझ जाता है कि कोरियंस ने विद्रोह कर दिया है, इसीलिए वो बाकी सैनिकों को भी उनके पीछे लगा देता है। चोई भी अपने साथियों के साथ जापानीज सोल्जर से लड़ने आ जाता है, लेकिन वो रस्सी जिससे ये सब लोग शिप पर चढ़ रहे थे वो बीच में टूट जाती है। इसीलिए एक साथ सभी लोग उस बेल्ट पर चढ़ जाते हैं जिससे कोयला बाहर आ रहा था, जिस वजह से आधे लोग तो शिप पर पहुंच जाते हैं और आधे पानी में या फिर वहीं रह जाते हैं। देखते ही देखते कोरियन और जापानीज के बीच में एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है और कई लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं। ली बेल्ट को उठाकर दोबारा से अपनी जगह पर लाने की कोशिश करता है, मगर वो अकेला ये नहीं कर सकता था, इसीलिए सोही और कुछ मजदूर उसका साथ देते हैं। चोई की गर्लफ्रेंड को गोली लग जाने से उसकी मौत हो जाती है, जिससे चोई पागल सा हो जाता है और सबको मारने लगता है। चोई अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा ही रहा होता है कि तभी उसको भी गोली लग जाती है और अंत में वो दोनों वहीं साथ में मारे जाते हैं। यामाडा आकर ली को शूट करके घायल कर देता है। बदले में ली भी उसको शूट करता है, मगर यामाडा सोही को बंदी बनाकर ली को धमकाना चालू कर देता है, जिसको देख पार्क पत्थर से मारकर उसको घायल कर देता है और सोही पेट्रोल बॉम्ब उस पर फोड़कर उसको मार देती है। पार्क सभी को बताता है कि सारे सुपरवाइजर्स मारे जा चुके हैं, जिस वजह से ये युद्ध यहीं पर खत्म होता है और हम सभी भी वापस जा रहे हैं। जिसके बाद शिप पर घायल ली अपनी बेटी की जिम्मेदारी पार्क को देकर हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा ले लेता है। आखिर में सभी लोग अपनी शिप से देखते हैं कि नागासाकी पर भी अमेरिकन्स ने न्यूक्लियर हमला कर दिया है, जिसका धमाका और आग की लपटें इनके सामने थी, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि द बैटलशिप आइलैंड की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी आपके सजेशंस हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।